हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लीगल माइंड मैप। सो आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑफर और प्रपोजल के ऊपर, जिसके अंदर हम ऑफर का मीनिंग कवर करेंगे, डेफिनेशन कवर करेंगे, कम्युनिकेशन कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ ऑफर जो जनरल, एक्सप्रेस सब है वो सब कवर करेंगे, और साथ ही साथ हम इसमें रेवोकेशन भी कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। प्रपोजल और ऑफर को समझने के लिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेंगे। पहली बात तो ये दोनों वर्ड जो है इनका मीनिंग सेम है, अलग अलग वर्ड है। प्रपोजल और ऑफर मीनिंग सेम है। अब प्रपोजल और ऑफर होता क्या है? ए ने बी को ऑफ़र किया कि बी, तुम मेरा हाउस ख़रीद लो 1 लाख रुपीज़ में। ठीक है, ए ने बी को ऑफ़र किया। ये जो है, जो ए ने बोला है बी को, इसे ऑफ़र कहते हैं और इसे ही प्रपोजल कहते हैं। आप ऑफ़र भी बोल सकते हो और प्रपोजल भी बोल सकते हो। अब वो बी की मर्ज़ी है, बी उस चीज़ को रिजेक्ट करे या फिर एक्सेप्ट करे, वो बात की बात है। सो यही सेम इस एग्ज़ाम्पल में लिखा है। ये जो है ना, ये एग्ज़ाम्पल है। ठीक है, नाउ प्रपोजल की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। इसको मैं रीड नहीं करूँगी पूरा, आप पढ़ लीजिएगा इसे रोक के। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसके अंदर वो देख लेते हैं। जब प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, यानी जब एक ऑफ़र या फिर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, तो वो एक अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, यानी कि ए ने मान लो फॉर एग्जांपल बी को हाउस ऑफ़र किया, बदले में बी ने कहा कि ओके मैं रेडी हूँ हाउस लेने के लिए, दोनों के बीच बात पक्की हो गई है और अब वो एक एग्रीमेंट का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, क्योंकि कंसिडरेशन भी है, ऑफ़र भी किया गया है, प्रॉमिस भी है, सब कुछ है। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, प्रपोजल इज डिफाइंड इन सेक्शन 2A, याद रखना इस चीज़ को, एज व्हेन वन पर्सन विल सिग्निफाई टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग, abstain, यानी कुछ ना करने को abstain कहते हैं, कोई चीज़ को रोकने के लिए, with a view to obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a proposal or an offer. तो don't get confused, मैं इस definition को बहुत easy तरीके से समझाती हूँ। सो जो प्रपोजल है वो एक तो डिफाइन है सेक्शन 2A में। ठीक है, अब जब एक पर्सन जो है ना, जैसे ए है, ए अपनी विलिंगनेस सिग्निफाई कर रहा है बी को, वो क्या चाहता है, वो बी को सेल करना चाहता है अपना घर, अपना हाउस, कितने में? 1 लाख रुपीज़ में। ठीक है, तो वो स्पेसिफाई कर रहा है, मतलब वो बता रहा है अपनी विलिंगनेस को, जाहिर कर रहा है, साफ साफ बता रहा है, इसे कहते हैं ऑफर। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि वो ए की विलिंगनेस करे, कुछ बेचने के लिए ही बी को बोले। हो सकता है हम नया दूसरा कोई एग्जांपल ले कि ए चाहता है कि बी, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, ठीक है, तुम वो ज़मीन मत खरीदो, वो मुझे खरीदनी है, उसके पैसे तुम मुझसे ले लो, या कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ चीज़ करने के लिए रोक रहा है बेसिकली। इतना एग्जांपल के ऊपर ध्यान मत दो, कोई चीज़ करने के लिए रोक भी सकता है, वो लीगल होना चाहिए ऑफ कोर्स, बट कोई चीज़ करने के लिए बी को रोक रहा है कि तुम ऐसा मत करो, मैं बदले में तुम्हें ये दूंगा। ठीक है, तो उसको भी हम ऑफ़र में ही काउंट करेंगे, वो कुछ ऐसा नहीं है कि वैलिड नहीं रहेगा, वो भी वैलिड होगा। और उसी चीज़ को हमने ये वर्ड यूज़ किया है एब्सटेन, यानी कि नॉट टू डू समथिंग। ठीक है, इस डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ना कि एक पर्सन अपनी विलिंगनेस है वो जाहिर कर रहा है, वो बता रहा है, अपनी विलिंगनेस शेयर कर रहा है। ठीक है, कोई चीज़ करना, टू डू, और नॉट टू डू समथिंग, कोई चीज़ ना करने के लिए। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है उसकी ऑफ़र। इसी रीज़न से होता है ऑफ़र में सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, ए जब बी को ऑफ़र करेगा ना, तो ए को मैटर करता है बी हाँ करेगा या ना करेगा, क्योंकि ए को बी की रजामंदी चाहिए। ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप कोई ऑफ़र इस मतलब इस इंटेंशन से नहीं कर रहे हो ना, कि आपको मतलब नहीं है सामने वाली पार्टी हाँ करेगी, ना करेगी, रिजेक्ट करेगी, एक्सेप्ट करेगी ऑफ़र, तो आपके ऑफ़र का कोई मीनिंग नहीं है, वो ऑफ़र कहलाएगा ही नहीं। ठीक है, सो obtain the assent of such person to such an act or abstinence, he is said to make a प्रपोजल। ये इसके मीनिंग है, अच्छे से समझ लेना डेफिनेशन को। बट इफ़ अ स्टेटमेंट इज मेड विदाउट एनी इंटेंशन, वही सेम वाली बात आ गई। अगर स्टेटमेंट यानी कि जो भी ए ने ऑफर किया है बी को, वो बी इस इंटेंशन से ही नहीं किया कि बी हाँ करे ना करे, ए को मतलब नहीं पड़ता, तो वो ऑफर कहलाएगा ही नहीं, वो एक जस्ट स्टेटमेंट बन के रह जाएगी, वो कोई ऑफर नहीं कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड ऑफर के फीचर्स क्या है? प्रॉमिसर और ऑफरर क्या होता है? ए ने बी को ऑफर किया था, ए ही प्रॉमिसर था और ए ही ऑफरर था, यानी प्रॉमिसर और ऑफरर एक ही वर्ड होते हैं। ठीक है, तो ए को ही हम प्रॉमिसर बोलेंगे और ए को ही ऑफरर बोलेंगे, तो ये एक ऑफिशियल टर्म यूज़ कर सकते हैं हम प्रपोजल और ऑफर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मतलब बेसिकली।
नेक्स्ट इज प्रोमिसी और द एक्सेप्टर, बी अब एक्सेप्ट करेगा ऑफर या रिजेक्ट करेगा, जो भी करेगा बी को ही हम प्रोमिसी बोलेंगे और बी को ही हम एक्सेप्टर बोलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों ही वर्ड्स के सेम मीनिंग है, बस वर्ड्स अलग अलग है। यहाँ पर भी दोनों वर्ड्स के सेम मीनिंग थे, वर्ड्स अलग अलग थे। नाउ द ऑफरर मस्ट एक्सप्रेस हिज विलिंगनेस टू डू और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। ये तो आपको पता ही है, डेफिनेशन में आ गया था कि ऑफरर यानी ए इसमें ऑफरर है हमारे एग्जाम्पल में, तो ऑफरर को अपनी विलिंगनेस, अपनी इच्छा जाहिर करनी होगी, एक्सप्रेस करनी होगी टू डू, यानी कि कोई चीज़ करने के लिए, कि वो बी से क्या चाहता है, कोई चीज़ करवाना चाहता है या फिर कोई चीज़ नहीं करवाना चाहता, किसी चीज़ के लिए रोक रहा है। ठीक है, किसी एक्ट के लिए। ठीक है, एन ऑफर कैन ईदर बी पॉजिटिव, वही कुछ करवाना चाहता है तो पॉजिटिव, नहीं करवाना चाहता तो नेगेटिव। इट कैन बी प्रॉमिस टू डू सम एक्ट एंड कैन ऑल्सो बी अ प्रॉमिस टू abstain फ्रॉम डूइंग एनी एक्ट और सर्विस। बोथ आर वैलिड ऑफर, चाहे पॉजिटिव ऑफर हो चाहे नेगेटिव ऑफर हो, वैलिड ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ऑफर में दो पार्टीज होनी ज़रूरी है ऑफकोर्स, एक पार्टी जो ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी जो ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेगी। ठीक है, दो पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है ऑफर में। एवरी प्रपोजल मस्ट बी कम्युनिकेटेड, हर प्रपोजल कम्युनिकेट होना चाहिए, यानी कि जब तक अपनी इच्छा व्यक्त यानी जाहिर नहीं करोगे आप, आपका ऑफर पूरा नहीं माना जाएगा। ए को बी को बताना होगा कि ए क्या चाहता है, ए अपनी कार या अपनी घर जो भी है सेल करना चाहता है, राइट, या कुछ और भी चाहता है तो बताना होगा बी को, एंड तभी आपकी कम्युनिकेशन पूरी मानी जाएगी। अब वो कैसे भी बता सकता है, उसकी मर्ज़ी है, वो सामने जाके बी को बोल सकता है, वो कॉल करके बी को बोल सकता है, वो एक ईमेल लिख सकता है, वो लेटर लिख सकता है। बेसिकली बी की नॉलेज में बात आ जानी चाहिए कि ए क्या कहना चाह रहा है, ए क्या ऑफ़र कर रहा है। ठीक है ना, सच एज वर्ड्स ऑफ माउथ, मैसेंजर, टेलीग्राम आ गया ना। सेक्शन 4 of Indian Contract Act says that the communication of a proposal is complete when it comes to the awareness of the person to whom it is made. Communication section 4 में लिखा हुआ है ऑफर कब पूरा होता है, ऑफर की कम्युनिकेशन बातचीत कब पूरी होती है, जब सेकंड पार्टी यानी कि जो बी है उसको पता चल जाएगा कि हाँ ए ने ऐसा ऑफर किया, बी की नॉलेज में कम्प्लीटली बात आ जाएगी कि ए ने मुझे कार या फिर जो भी एग्जाम्पल हम लेंगे, ये ऑफ़र किया है, हमें घर ऑफ़र किया है 1 लाख रुपए का, तो वहाँ पे ऑफ़र की जो कम्युनिकेशन है वो पूरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट, जो ऑफ़र किया जा रहा है वो बहुत क्लियर होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियरली स्पेसिफाई होनी चाहिए। ए ने बी को कार ऑफ़र की थी या घर ऑफ़र किया था फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज़ का, तो एक ने बहुत क्लियरली अपने टर्म्स एंड कंडीशन स्पेसिफाई की थी कि मैं तुम्हें घर ऑफ़र कर रहा हूँ और मैं कितने का ऑफ़र कर रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपीज़ का ऑफ़र कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए सेकंड पर्सन को। और कंडीशन रिटर्न या तो लिखी हुई होनी चाहिए, और अगर लिखी हुई भी है तो वो क्लियर होनी चाहिए। इट मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, अब जब सब कुछ लीगल होगा, राइट, ए बी को घर सेल करना चाहता है, बी घर खरीदना चाहता है, पैसे ले रहे हैं घर के बदले, लीगल है सब कुछ, तो वो अग्रीमेंट जो है एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इट मे बी स्पेसिफाइड और जनरल। अब ऑफर जो है दो तरीके के भी हो सकते हैं, स्पेसिफाइड मतलब टाइप्स ऑफ ऑफर हम अभी आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे, बट स्पेसिफाइड ऑफर और जनरल दोनों तरीके के ऑफर हो सकते हैं। स्पेसिफाइड ऑफर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हम ऑफर करते हैं ना, उसे स्पेसिफाइड ऑफर कहते हैं। और जनरल ऑफर होता है कि जब हम लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक के लिए ऑफ़र करते हैं। स्पेसिफाइड ऑफ़र का एग्जांपल है ए ने बी को घर खरीदने के लिए बोला, ऑफ़र किया, उसे हम स्पेसिफाइड ऑफ़र में काउंट करेंगे। और जनरल ऑफ़र है कि ए ने एक स्टॉल लगाया हुआ है, ठीक है, क्या कहते हैं, बाहर जाकर किसी कॉलेज फेस्ट में, किसी मेले में जाकर, और मान लो ए कुछ बेच रहा है, उस पर कुछ ज्वेलरीज बेच रहा है या व्हाटएवर वो कुछ बेच रहा है उस स्टॉल पे, और वहाँ पे पब्लिक आ रही है, वो पब्लिकली ऑफर कर रहा है कि आप ये चीज़ खरीद सकते हो, उसने वहाँ पे प्राइस भी लगा रखे हैं, कुछ भी पोस्टर लगा रखा है, तो दैट इज़ अ जनरल ऑफर कि कोई भी आके उसे एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है, ए ने बी को पेन बेचा ₹100 का, तो ये स्पेसिफिक ऑफ़र था, और ये बता रखा है कि जनरल ऑफ़र जो है वो वर्ड एट लार्ज मतलब लार्ज पब्लिक के लिए होता है, जैसे कि एडवर्टिजमेंट हो गया, एक एडवर्टिजमेंट भी जर्नल ऑफ़र है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ऑफ़र। टाइप्स ऑफ ऑफ़र के अंदर आते हैं हम एक्सप्रेस ऑफ़र पे। एन ऑफ़र मे बी मेड बाय एक्सप्रेस वर्ड्स, ठीक है, जाहिर करना होगा, ऑफ़र को बताना होगा, वर्ड्स स्पोकन बोल के बता सकते हैं, लिख कर बता सकते हैं एक ऑफ़र को, तो उसे हम एक्सप्रेस ऑफ़र कहते हैं, यानी हम जाहिर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, ए सेज टू बी, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹1 लाख,
तो ए जो है वो बी को ऑफ़र कर रहा है, बोल कर, सामने सामने खड़े हुए हैं दोनों, ठीक है, और बोल रहा है ए बी को कि क्या तुम मेरा हाउस परचेज करोगे 1 लाख रुपीज़ में. दैट इज़ एक्सप्रेस ऑफर. Next is implied offer. An offer may be derived from the actions or circumstances of the parties. This is known as implied offer. अब एग्जाम्पल क्या है, अ बिड एट एन ऑक्शन. देखो, अब इम्प्लाइड ऑफर क्या होता है, आप ना अपने एक्शन के थ्रू, अपने जेस्चर के थ्रू बता रहे हो कि हमें ऑफर कर रहा है. जैसे बिड हो गया, आप किसी ऑक्शन में जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आप जैसे हाथ उठाते हो या फिर अपना बिड रेस करते हो कि मैं इस सामान में जो बिक रहा है, मतलब लाइक व्हाट इज एवर इज, वो जो सेल कर रहे हैं उसे ख़रीदने में इंटरेस्टेड हूँ या मैं इतने में ख़रीदना चाहती हूँ. तो उस वे को, जो जेस्चर जो आप एक्शंस अपने दिखा रहे हो, उसको हम एक इम्प्लाइड ऑफ़र कहेंगे कि हाँ आप ऑफ़र कर रहे हो, क्योंकि आप कुछ ना कुछ हाथ खड़ा करोगे, कुछ ना कुछ तो दिखाओगे ना, आपके पास कोई बोर्ड होगा वो शो करोगे, ठीक है, बिड रेस करोगे बेसिकली. नेक्स्ट, जर्नल ऑफ़र. अ जर्नल ऑफ़र इज़ नॉट मेड बाय एनी स्पेसिफाइड पार्टी. मैंने आपको पहले भी जर्नल ऑफ़र समझा दिया था. जर्नल ऑफ़र होता है सबके लिए, पब्लिक के लिए होता है, यानी कि लार्ज स्केल पे पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज स्केल, ठीक है. एग्जाम्पल है एडवर्टीजमेंट. आप एडवर्टाइज़ करते हो तो उसमें आप किसी को भी ऑफ़र करते हो कि जिसको आके लेना है ले लो. आप एक शैम्पू का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो आप उसमें क्या कह रहे हो कि जिसको आके लेना है आप ले सकते हो, ये शैम्पू हम इतने लाइक 30 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, ठीक है. तो वो जर्नल पब्लिक के लिए, यानी कोई भी आके एक्सेप्ट कर सकता है इस ऑफ़र को. फिर है स्पेसिफिक ऑफ़र. किसी सिंगल या इंडिविजुअल या फिर किसी एक ग्रुप के लिए आप एक ऑफ़र रख रहे हो. जैसे कि ए ऑफर्स टू सेल हिज कार टू बी. ए ने सिर्फ और सिर्फ बी के लिए ऑफ़र रखा है, इंडिविजुअल पर्सन के लिए ऑफ़र रखा है, तो इसे हम स्पेसिफिक ऑफ़र कहेंगे. या आप किसी कंपनी के लिए ऑफ़र कर रहे हो, लाइक ए ने किसी कंपनी को ऑफ़र किया कि आप ये चीज़ हमसे लाइक ख़रीद सकते हो. अब वो जो कंपनी है, सॉरी, अब वो जो कंपनी है वो क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हुई ना, तो एक ग्रुप हो गया, राइट. बट वो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए ये ऑफ़र, तो भी वो स्पेसिफिक ऑफ़र में ही आएगा, चाहे वो ग्रुप ही क्यों ना हो, क्योंकि हर किसी को नहीं उसने ओपन कर दिया, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए बात किए गए, ठीक है. नेक्स्ट इज क्रॉस ऑफ़र. एग्जाम्पल से समझाती हूँ इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन. जैसे कि ए है, क्या कहते हैं, ए चाहता है बी को अपनी कार सेल करना, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ में. बी जिस टाइम ए ये बात सोच रहा था ना, ए ने ऑफ़र किया था, बी भी उसी टाइम यही सेम बात सोच रहा था कि मैं ए से पूछता हूँ, ए को ऑफ़र करता हूँ कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपीज़ दूंगा, ठीक है, और तुम मुझे ना अपनी कार मुझे बेच दो, मतलब मैं अब तुम्हारी कार ख़रीदने को रेडी हूँ, मुझे तुम्हारी कार पसंद है. सो इस सिनेरियो में दोनों के माइंड में सेम चीज़ चल रही है और दोनों को ये बात नहीं पता कि दोनों सेम चीज़ सोच रहे हो और दोनों ने एक ही सेम टाइम पे ऑफ़र किया है, तो उसे कहते हैं हम क्रॉस ऑफ़र, ठीक है. ए का ऑफ़र भी जाके बी से मिला और बी का ऑफ़र जाके ए से मिला, कि दोनों ने ऑफ़र कर दिया, क्रॉस ऑफ़र हो गया, ठीक है. दोनों के सेम टाइम पे दिमाग में एक ही बात चल रही है, बी खरीदना चाहता था, ए सेल करना चाहता था, और बी को ही, और वही सेम चीज़ और वही सेम अमाउंट में, और बी भी वही सेम अमाउंट में सेम चीज़, और वो भी ए से ही लेना चाहता था, ठीक है. नेक्स्ट, काउंटर ऑफ़र. यानी आप बार्गेनिंग करते हैं, नेगोशिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल ए है, ए मार्केट जा रहा है, ए शूज़ खरीद रहा है, ठीक है. अब वो शू से कह रहा है, मतलब शू कीपर जो, मतलब जो शोरूम है वहाँ पे जाके बोल रहे हैं, वो भैया बोलते हैं कि ना शूज़ जो है मैं आपको दूंगा 10,000 रुपीज़ में, ठीक है. अब ए कह रहा है कि नहीं, अगर मैं ये शूज़ लूँगा 7,000 रुपीज़ में, अगर आपको देना है तो दो, वरना बता दो. तो ए बेसिकली बार्गेनिंग कर रहा है, बट जहाँ ए ने अपना ऑफ़र रखा, ठीक है, जहाँ ए ने मना कर दिया कि मैं 10,000 में नहीं लूँगा शूज़, वहाँ पे ए ने काउंटर ऑफ़र कर दिया, और उस जो शूज़ बेच रहा था ना, यानी फॉर एग्जांपल बी शूज़ बेच रहा है, तो बी का ऑफ़र वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और ए का ऑफ़र काउंटर ऑफ़र में आ जाता है, तो इसे हम काउंटर ऑफ़र कहते हैं, ठीक है. समझ आ गई बात. आप बार्गेन करते हैं, आप सब्जी लेते हैं तो भी आप काउंटर ऑफ़र करते हैं ना, वो कहते हैं मैं 20 रुपीज़ में दूंगा, भैया कह रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं भैया हम 10 रुपीज़ में लेंगे, तो आपने जिसने मतलब भैया जी जिससे आप ले रहे हैं वो उसका ऑफ़र आपने ख़त्म कर दिया और अपना काउंटर ऑफ़र रख दिया उसके सामने, ठीक है. नेक्स्ट, व्हेन कम्युनिकेशन इज़ कंप्लीट. कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र क्या होता है. अब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, ए ने बी को ऑफ़र किया, कॉल करके ऑफ़र किया, मान लो कि मैं तुम्हें अपनी
कार सेल करना चाहता हूँ 1,00,000 में, और बी ने ये बात अच्छे से सुन ली, समझ ली, उसकी नॉलेज में आ गई, आप ए की कम्युनिकेशन ऑफ ऑफ़र कंप्लीट हो गई। कम्युनिकेशन और ऑफ़र कब कंप्लीट होती है? जब सेकंड पार्टी की नॉलेज में बात आ जाती है कि हमारे पास एक ऑफ़र आया है, कौन हमें ऑफ़र कर रहा है और क्या ऑफ़र कर रहा है, कितने में ऑफ़र कर रहा है, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर हो जाती है, डिटेल्स क्लियर हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, ए टेल्स बी ही विल फिक्स हिज रूफ फॉर 5,000 रुपीज़। ए ने बी को बोला कि मैं तुम्हारी जो छत है उसे ठीक कर दूंगा 5,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो वहाँ पे ए का जो काम है वो पूरा हो गया, उसने अपना ऑफर बी को रख दिया, बी की मर्जी है उसे एक्सेप्ट करे या डिनाई करे। नेक्स्ट, रेवोकेशन। रेवोकेशन का मीनिंग क्या है? ऑफिशियल कैंसिलेशन ऑफ ए डिक्री, डिसीजन और प्रॉमिस। रेवोकेशन होता है किसी चीज़ को कैंसिल करना। ठीक है, किसी चीज़ को खारिज करना, किसी चीज़ को कैंसिल करना। वो कोई डिक्री हो सकती है, डिसीजन हो सकता है, प्रॉमिस हो सकती है। पहले आपने ऐसा डिसाइड किया था ऐसा करना चाहिए, बट आप नहीं चाहते हो वैसा करना। देखो अब, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। आप किसी भी प्रपोजल को, किसी भी ऑफर को आप रिवोक यानी कैंसिल कर सकते हो, वापस ले सकते हो बेसिकली। बट कब तक ले सकते हो? जब तक कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूरी नहीं होती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। ओके, सो टाइम ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। सबसे पहले तो जैसे रेवोकेशन ऑफ ऑफर सेक्शन लाइक 4 में गिवन है, प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। देखो, ए है, ए ने ना बी को ऑफर किया है कि वो कार सेल करना चाहता है 1,00,000 रुपीज़ में। अब उसने जो ऑफ़र किया है ना, वो उसने बी को किया है लेटर के थ्रू। ठीक है, अब लेटर जाने में लग रहा है, मतलब मान लो कि 1 वीक लेटर जाने में लग रहा है। अब उस बीच में ए को ध्यान आता है, यार मुझे ना बी को नहीं सेल करना, मैं सी को सेल कर देता हूँ, मुझे थोड़े ज़्यादा पैसे, मतलब व्हाटसोएवर। अब ए का मन कर रहा है मैं अपना ऑफ़र वापस लेता हूँ। तो अब तो लेटर उसके हाथ से निकल गया, जो ऑफ़र उसके हाथ, मतलब जो बात उसके हाथ में रहनी थी वो तो निकल चुकी है। अब लेटर सीधा बी के पास पहुंचेगा, बट एक कैसे रोक सकता है उसको? एक और लेटर निकाल कर, एक और नोटिस निकाल कर, जिसे हम कहते हैं नोटिस ऑफ रेवोकेशन। ठीक है, बी के पास। और वो भी कब आप पहुंचना चाहिए? या तो वो रेवोकेशन का नोटिस उस लेटर के साथ, ऑफर के लेटर के साथ बी के पास पहुंचना चाहिए, या फिर वो एटलीस्ट तब तक तो पहुंच जाना चाहिए बी के पास रेवोकेशन का नोटिस कि बी अपना एक्सेप्टेंस का लेटर भेजे ए के पास। अगर बी ने अपना एक्सेप्टेंस का लेटर ए के पास भेज दिया है, निकल चुका है बी के पास से, और ए का जो रेवोकेशन का नोटिस है वो बी के पास एक्सेप्टेंस के लेटर निकलने के बाद पहुंचता है, तो इसमें ऑफ़र रिवोक नहीं हो सकता है। ध्यान से समझ रहे हैं आप बात को। उसमें ऑफ़र एक्सेप्टेंस की जो कम्युनिकेशन है वो पूरी हो चुकी है, बी के हाथ से जवाब निकल चुका है। बट अगर बी ने अपना जो एक्सेप्टेंस का लेटर है वो रेडी नहीं किया है, या फिर अभी बी ने डिसीजन नहीं लिया है, जो भी है, उस सर्कमस्टांस में अगर ए का जो नोटिस ऑफ रेवोकेशन है वो पहुंच चुका है बी के पास, और बी की तरफ से अभी कोई एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हुई है, तो उस सिनेरियो में ए अपना ऑफ़र रिवोक कर सकता है, यानी उसका ऑफ़र हो गया है रिवोक। ठीक है, क्योंकि बी ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, सो ऐसे एग्जाम्पल रेजिग्नेशन का था कि जैसे मान लो ए ने बॉस की डेस्क पे रेजिग्नेशन रखा, बी बॉस है उसका, उसने अपना रेजिग्नेशन लेटर रखा, लेकिन बी के देखने से पहले ए ने उठा लिया उस लेटर को, तब भी वो लेटर रिवोक हो गया। ठीक है, ए ने ऑफ़र किया था कि मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ अपने पोस्ट से बी को रेजिग्नेशन लेटर के थ्रू, बट वो बी के देखने से पहले ए ने उठा लिया, तो भी वो लेटर रिवोक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रेवोकेशन। अब अलग अलग तरीके से रिवोक हो जाता है ऑफ़र, कैसे वो हम जान लेते हैं। लैप्स ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है कि ए है, उसने बी को लेटर भेजा था, उसने कहा था कि 2 वीक्स के अंदर मुझे जवाब दे देना, ठीक है, कि आपको मेरी कार लेनी है या नहीं लेनी। अब बी ने 2 वीक से ज़्यादा लगा दिए, मान लो बी ने पूरा मंथ ले लिया, 1 मंथ के बाद जवाब भेज रहा है बी, तो अब ए तो 2 ही वीक वेट करेगा ना, तो उस सिनेरियो में जो ए का जो ऑफ़र है वो ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाएगा टाइम लैप्स की वजह से। और वरना कोई टाइम ना भी दिया होता है, एक रीज़नेबल टाइम होता है, एक लिमिट होती है, बंदा कब तक वेट करेगा, तो उस सिनेरियो में भी रिवोक अपने आप ऑफ़र हो जाएगा। नाउ बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन।
वही नोटिस ऑफ रेवोकेशन, ए ने बी को भेज दिया लेटर, मैंने भी आपको अभी समझाया था ना। अब उस ए का मन बदल रहा है, कह रहा है कि मेरे को नहीं बी को ऑफर करना, तो उस सिनेरियो में क्या करेगा, ए एक और नोटिस भेज देगा रेवोकेशन का। या फिर क्या पता वो नोटिस की जगह कुछ ऐसा जल्दी वाला लाइक वे देखे, ढूंढे, फॉर एग्जांपल कॉल करे या व्हाट्सोएवर, उसे लगे कि नहीं अब मेरे को ये रिवोक करना है इसकी एक्सेप्टेंस से पहले, क्योंकि एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक करना बहुत ज़रूरी है। तो हो सकता है वो कोई ऐसा मीडियम ढूंढे जिससे वो जल्दी से जल्दी लाइक बी की एक्सेप्टेंस पूरी होने से पहले रिवोक कर सके। ठीक है, कॉल कर सके, ईमेल भेज दे, व्हाट्सोएवर। ठीक है, नेक्स्ट, मोड्स ऑफ रेवोकेशन बाय डेथ और इंसेनिटी। अब जो ऑफरर है जिसने लाइक ऑफ़र किया है वो उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, कोई भी, और या फिर वो इनकेपेबल हो जाता है, यानी कि वो मेंटली डिस मतलब उसका मतलब कुछ इशू हो जाता है, इंसेनिटी, मेंटली वो ठीक नहीं होता है, कुछ एक्सीडेंट हो जाता है उसका, इस सिचुएशन में आ जाता है वो, कि ना वो जो ऑफ़र उसने किया था अगर वो कोई सेकंड पार्टी एक्सेप्ट भी करे, यानी ए ऑफ़र कर रहा है बी को कि कार लेने के लिए या फिर मतलब कुछ भी करने के लिए, कि कोई मतलब कुछ ऐसा है कि मैं आपको इतने कार्ड्स बना के दूंगा, ठीक है, और आप मुझे बदले में इतने पैसे देना, कार्ड्स का ऑफ़र कर रहा है। और अब बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ए का एक्सीडेंट हो जाता है और वो कार्ड्स बनाने लायक नहीं रहता, कोई कार्ड्स का बिजनेस बनाने के लिए, बिजनेस कार्ड्स बनाने के लिए नहीं रहता। तो उस सिनारियो में वो ऑफ़र वैलिड नहीं होगा, मतलब वो ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा अपने आप ही, क्योंकि ये किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, एक इनकेपेबल था अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए। ठीक है, और अगर एक की डेथ हो जाती है तो वैसे भी वो कर नहीं सकता अपना प्रॉमिस पूरा। नेक्स्ट है फेलियर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अगर ए ने फॉर एग्जांपल बी को ऑफ़र किया है, ठीक है, कि आप मेरी कार आप ख़रीद सकते हो और 1 लाख में ख़रीदनी है आपको मेरी कार, ठीक है, एंड आपको अगर मेरी कार ख़रीदनी है तो आपको मेरे को आपको मेरे को 2 इंस्टॉलमेंट में लाइक पैसे देने होंगे। ठीक है, अब ये ए ने अपनी कंडीशन रखी है कि आप 2 इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे, बट बी वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर सकता, बी 3 इंस्टॉलमेंट कर देता है, कुछ भी है, तो वहाँ पे भी जो ऑफ़र है ना वो अपने आप ही इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि अपने आप ही रिवोक हो जाएगा। इनवैलिड भी गलत वर्ड यूज़ कर रही हूँ, रिवोक हो जाएगा, क्योंकि जो कंडीशन बताई गई है वो पूरी नहीं हुई है। या फिर ए ने ये कंडीशन रखी हो कि आप जो रिप्लाई मुझे जवाब देंगे वो ईमेल के थ्रू देंगे, और बी ने रिप्लाई दिया हो कॉल के थ्रू, तो भी कंडीशन कंडीशन है, तो पूरी नहीं हुई है, तो उस सिनेरियो में जो ऑफ़र है वो रिवोक हो गया। नाउ बाय काउंटर ऑफ़र, अब वही वाली बात है, ए जो है वो मार्केट गया, उसने बी को बोला कि मुझे आपकी लाइक आपके जो कपड़े हैं वो, मतलब आपके जो शोरूम में कपड़े हैं वो पसंद आ गए हैं, मुझे लेने हैं, और मतलब और उसने ऑफ़र किया कि मैं ये कपड़े जो हैं लेना चाहता हूँ, मतलब कुछ गलत हो गया इसमें, काउंटर ऑफ़र के अंदर है, एग्जाम्पल है कि ए बी के मतलब आप कोई मार्केट जा रहे हो आप, ठीक है, ए जो है वो मार्केट गया है, अब वो बी के शोरूम में घुसता है, बी ए को ऑफ़र करता है कि सर आप ये सूट जो है हम आपको सेल करना चाहेंगे, एंड इसकी कॉस्ट जो है वो 2000 रुपीज़ है। अब ए जो है ना वो बी को काउंटर ऑफ़र करता है कि नहीं मैं तो इसे 1000 में लेना चाहता हूँ, 2000 में नहीं लेना चाहता। तो वहाँ पे जब ए ने काउंटर ऑफ़र किया ना तो बी का जो ऑफ़र था वो ख़त्म हो गया, उसे हम रिवोक में मानेंगे, लेकिन ख़त्म में मानेंगे। काउंटर ऑफ़र का मतलब होता है आपने नेगोशिएशन के लिए, बार्गेनिंग के लिए एक ऑफ़र डाल दिया सामने, और सामने वाले का जो ऑफ़र है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, बाय चेंज इन लॉ, ए और बी के बीच, एग्जांपल दे रही हूँ, ए और बी के बीच जो है कोई डील हुई है, ए बी को लिकर सेल करेगा, बी बदले में ए को पैसे देगा। अब क्या होता है कि ए ने ऑफ़र किया था कि बी मैं तुम्हें लाइक इतने पैसों में लिकर सेल करूँगा, और जो बी है उसने एक्सेप्ट कर लिया था। अब इससे पहले कि डील पूरी करता ए, गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिया और लिकर बैन कर दी। उस सिनारियो में ए वो जो डील थी वो पूरी नहीं कर सकता था, तो इस चेंज इन लॉ हुआ यहाँ पे कि गवर्नमेंट ने अचानक से लॉ चेंज कर दिया, तो यहाँ पर भी ए के ऑफर का कोई मतलब नहीं बैठता, तो वो अपने आप ही रिवोक हो गया। ठीक है, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
एंड अगर आपकी कोई भी डाउट्स हो, कोई भी सजेशन हो, कोई टॉपिक आपको सजेस्ट करना हो जिस पे हमें वीडियो बनानी है, कुछ भी हो, हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। थैंक यू।